हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमेटेड ऑडिट अप्रोच इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। उसके पहले कल अपन ने ये पढ़ा था कि मैनुअल एलिमेंट और ऑटोमेटेड एलिमेंट, कहाँ पर मैनुअल सूटेबल होता है, कहाँ पर ऑटोमेटेड सूटेबल होता है। तो मैनुअल कहाँ पर सूटेबल होता है, जहाँ पर लार्ज ट्रांसैक्शन हो, और ये जहाँ पर हाई वॉल्यूम हो। जहाँ पर अनयूजुअल नॉन रिकरिंग ट्रांसैक्शन हो, जहाँ पर रिकरिंग ट्रांसैक्शन हो, वहाँ ऑटोमेटेड। यहाँ मैनुअल, यहाँ ऑटोमेटेड। ठीक है। सर्कमस्टांसेस वेयर एरर आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, एंटिसिपेट और प्रेडिक्ट, जहाँ पर एरर डिफाइन ना कर सकते हो, और जहाँ पर एरर डिफाइन कर सकते हो, एंटिसिपेट और प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो जहाँ पर एरर को एंटिसिपेट और प्रेडिक्ट कर सकते हो तो वहाँ मैनुअल, ऑटोमेटेड। जहाँ कर सकते हो, जहाँ नहीं कर सकते, डिफिकल्ट है, वहाँ मैनुअल। सर्कमस्टांसेस बदल रहा हो बार बार, ठीक है। रिक्वायर्ड कंट्रोल रेस्पॉन्स आउटसाइड द स्कोप, स्कोप के बाहर जाकर रेस्पॉन्स करना हो कंट्रोल को, तो मैनुअली कर सकता है। ऑटोमेटेड कभी स्कोप के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और मॉनिटरिंग के अंदर तो सिर्फ ऑटोमेटेड को मॉनिटरिंग के अंदर तो मैनुअल ही लगता है, इसलिए तुम्हें मॉनिटरिंग मैनुअल में पढ़ा था। यहाँ पर ये रहा मॉनिटरिंग, ठीक है, ऑटोमेटेड के मॉनिटरिंग के अंदर। तो अपन ने देखा कि सबसे पहले तो नॉन रिकरिंग नेचर, सबसे पहले तो नॉन रूटीन ट्रांसैक्शन, जो कि लार्ज होते हैं, अनयूजुअल होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है, जिसमें अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है। साथ में सर्कमस्टांसेस अगर बदलता रहे तो भी स्कोप के बियॉन्ड जाना हो, सर्कमस्टांसेस बदलता रहे, स्कोप के बियॉन्ड जाना हो, तो भी कौन सा मैनुअल होता है, सही, ठीक है। और ऑटोमेटेड को मॉनिटर करने के लिए भी मैनुअल सही होता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा कि ये जो मैनुअल कंट्रोल होता है वो लेस लायबल होता है, एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बाईपास इग्नोर ओवर रिटर्न ईजिली हो जाता है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी नहीं होती। लेस लायबल होता है, एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेस लायबल क्यों होता है, क्योंकि एरर के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं, उसको कोई भी बाईपास करके एरर कर देता है, ठीक है। तो लेस लायबल इसलिए है क्योंकि कोई भी उसको बाईपास करके कुछ भी एरर कर सकता है। ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ, एरर कोई होता नहीं है, अपने आप हो जाता है वो, ठीक है, होता तो फ्रॉड है, ठीक। तो लेस लायबल क्या होता है, कोई भी इसको बाईपास या इग्नोर करके क्या कर देगा, एरर कर देगा, इसलिए लेस लायबल, ठीक है। और साथ में इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। उसके बाद अपन पढ़े कि कंट्रोल एक्टिविटीज वेयर द स्पेसिफिक वे टू परफॉर्म द कंट्रोल कैन बी एडिक्वेटली डिजाइन एंड ऑटोमेटेड। जहाँ पर स्पेसिफिक वे हो किसी भी काम को करने का, वहाँ पर भी ऑटोमेटेड बढ़िया रहता है। इसीलिए याद रखना, OMR का सिस्टम बना है चेक करने का। सब्जेक्टिव का कभी बना ना तो बना है ना कभी बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 1 लाख बच्चे एग्जाम देंगे तो हज़ारों तरह के आंसर आएंगे अपने पास एक ही क्वेश्चन के। उसे चेक करने वाला पर्सन ही अपना जजमेंट लगाकर सही या गलत कर सकता है। हर पर्सन का लिखने का तरीका बदल जाएगा, ठीक। अब सिस्टम में अपन कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे, हाँ, हज़ारों तरह के आंसर आते हैं। हम लोग सिस्टम में कितने तरह के आंसर प्रेडिक्ट करेंगे? हमने तो मान लो 2-3 तरह के प्रेडिक्ट कर दिए, अब उसको उससे मैच नहीं हुआ तो गलत कर देगा। इसीलिए सब्जेक्टिव वाला उसका कभी सिस्टम बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वे नहीं है। OMR का स्पेसिफिक वे है कि भाई इसका आंसर A आएगा तो A आएगा पहले का, दूसरे का C आएगा तो C आएगा, तीसरे का भी C आएगा, चौथे का D आएगा, पांचवें का B आएगा, ऐसे ही आएगा। तो जिसने इस फॉर्मेट में किया हो उसको नंबर दे दें। इसका पूरा एक सिस्टम बना दिया अपन ने। मशीन में तुम्हारी शीट जाती है, चेक होकर आ जाती है, समझे बात, ठीक है। तो स्पेसिफिक वे होता है ना, तो उस पर ऑटोमेटेड कंट्रोल बढ़िया होता है, ठीक है। ये बढ़िया होता है, कहता है लगाना ही पड़ेगा, कोई ऐसे वो नहीं बताता, ऑब्लिगेशन नहीं बता रहे। चलो, ऑडिट अप्रोच इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। आओ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट की अप्रोच देखते क्या है। इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काटना तो मत, लेस इंपॉर्टेंट लिख लो। आओ समझ लेते क्या है। ये दोनों पार्ट प्लानिंग स्टेज है, ये एग्जीक्यूशन स्टेज है, और ये रिपोर्टिंग स्टेज है। सबसे पहले करें स्टार्ट। अब टिक बाद में लगा लेना, पहले सुनते चले जाओ, बहुत स्पीड से सुनते चले जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अब भाई टाइम लेंगे तो पूरा टाइम खत्म हो जाएगा इसमें। सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई। देखो सबसे पहला काम कर दो रिस्क असेसमेंट का, ठीक है।
जिसमें तुम लोग सबसे पहले तो स्कोर को आइडेंटिफाई करते हो, स्कोर को, सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन। अब जैसे तुम्हें लगा फिक्स यहाँ पर स्टॉक जो है, इन्वेंट्री जो है वो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है, मतलब तुमने सिग्निफिकेंट आइटम माना उसको, स्टॉक को, इन्वेंट्री को, ठीक है। या सेल अपना सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन होता है, सेल तो होता है स्कोर है, सेल तो हमेशा स्कोर होता है, ठीक है। तो स्टॉक के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कंसिडरेशन लेंगे, नेचर और साइज, कितने बड़े अमाउंट का हो सकता है, ठीक है, किस तरह का मिस स्टेटमेंट हो सकता है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड होगा या एरर होगा, ठीक है। तो नेचर, साइज, कौन सा एजर्शन ज़्यादा इफेक्ट करेगा, भाई स्टॉक के अंदर होता है एग्जिस्टेंस का एजर्शन, वैल्यूएशन का, ठीक है, राइट एंड ऑब्लिगेशन का। तो सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत किस में आएगी, एग्जिस्टेंस में। हो सकता है स्टॉक चोरी हो गया हो, तो हो सकता है इन लोगों ने बता रखा है 5 लाख का स्टॉक होगा, मगर रियल में एग्जिस्ट कितना कर रहा है, 4 लाख ही एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्टेंस वाला एजर्शन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है स्टॉक के अंदर, ठीक है, मतलब ज़्यादा चांसेस एरर के किस में होते हैं, एग्जिस्टेंस वाले में। ऐसे फिक्स एसेट के केस में वैल्यूएशन वाले में, फिक्स एसेट में थोड़ी एग्जिस्टेंस आएगा, पहले बता रहे इतनी बड़ी मशीन लेके थोड़ी बंदा चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, यानी क्या कह रहा है अपन को, अरे रिस्क आइडेंटिफाई करने की बात कर, ठीक है। मिसस्टेटमेंट का सोर्स मतलब क्या हुआ, कहाँ से मिसस्टेटमेंट आ सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, कौन कौन सी जगह पे मिसस्टेटमेंट हो सकती है, किस किस चीज़ से, ठीक है। तो कहाँ पर मिसस्टेटमेंट हो सकती है, सोर्सेस है वो, ठीक है, यानी कि रिस्क आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद वापस आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ, तो यहाँ पर भी रिस्क आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर भी आइडेंटिफाई करना है, मगर अराइजिंग फ्रॉम आईटी सिस्टम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने देख लिया इन्वेंट्री बहुत खतरनाक ट्रांजैक्शन है, बहुत खतरनाक आइटम है, ठीक है। उसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों देख लिया। तो इन्वेंट्री के अंदर अपन ने नेचर, साइज सब देख लिया, और उसके बाद अपन ने ये देख लिया कि उसका एग्जिस्टेंस वाला एजर्शन सबसे खतरनाक होता है। तो इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस वाला एजर्शन सबसे खतरनाक होता है, ठीक है, उसमें फ्रॉड और एरर के चांसेस, ठीक, ये हो गया। इसके बाद रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि रिस्क कहाँ पर हो सकता है, ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी आइडेंटिफाई करेंगे, मगर रिलेटेड टू या फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी सिस्टम। अब आते हैं अंडरस्टैंड और इवेल्यूएट करने में। अब यहाँ अंडरस्टैंड करेंगे और इवेल्यूएट करेंगे। एक बार रिस्क पता पड़ जाए तो फिर देखते हैं उसमें कंट्रोल कौन कौन से लगा रखें, ठीक है। अब कंट्रोल को इवेल्यूएट करेंगे, तो देखो ये फ्लो चार्ट और नरेटिव पढ़े थे तुम लोग। अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस प्रोसेस को, ये अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस प्रोसेस को यूजिंग फ्लो चार्ट नरेटिव्स। तुमने फ्लो चार्ट नरेटिव इवैल्यूएशन में पढ़ा था इंटरनल कंट्रोल में, ठीक है। तो बिजनेस प्रोसेस को समझने के लिए अपन यूज़ करते हैं इसको। याद रखना फ्लो चार्ट में ये लाइन आती है, बिजनेस प्रोसेस को समझना होता है फ्लो चार्ट बनाकर, ठीक है। फ्लो चार्ट में नेसेसरी होता है कि बिजनेस प्रोसेस को समझा जाए, ठीक है, तभी कंट्रोल समझ में आएगा। क्या, अरे तो एग्जाम ऐसे लिखता है बस शॉर्ट में, फ्लो चार्ट और नरेटिव्स, ठीक है। और मैंने तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर पढ़ा था, वो सब पढ़ा था। ये कह रहा है अरे ये समझ नहीं रहे तुम लोग, ये बिजनेस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है अभी, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेने की बात कर रहा है, इवैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा। अंडरस्टैंडिंग भी ऐसे लेंगे ना, लिख करके पूरा चार्ट वार्ट बना करके, ऐसे अंडरस्टैंडिंग भी ऐसा थोड़ी इवैल्यूएट होगा ऐसे बस कंट्रोल, नहीं ऐसा जरूरी थोड़ी है। अंडरस्टैंडिंग लेने की बात कर रहा है वो, कंट्रोल को इवैल्यूएट करने की बात नहीं कर रहा। अब सबसे पहले अपन ने अंडरस्टैंडिंग ले ली, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद अपन हर रिस्क के सामने उसका कंट्रोल लिख देंगे, उसे बोलेंगे RCM, रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिसेस। ये प्रिपेयर कर लेंगे हर रिस्क के सामने, जितने भी रिस्क अपन ने आइडेंटिफाई किए। रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, कंट्रोल समझ लिया, RCM बना दो। सुना क्या बोला, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, कंट्रोल देख लिए कि भाई इतने इतने कंट्रोल है, तो हर रिस्क के सामने उसका कंट्रोल लिख दो, RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये नहीं होता, ठीक है, ये लिख दिया। अंडरस्टैंड करके कंट्रोल। अब अंडरस्टैंड करो डिजाइन ऑफ कंट्रोल बाय परफॉर्मिंग वॉक थ्रू, यानी ये इवैल्यूएट करने की बात कर रहा है। वॉक थ्रू करके इवैल्यूएट करो, ठीक है, एंड टू एंड प्रोसेस। याद है अपन ने क्या पढ़ा था, ये अपन ने पढ़ा था टेस्टिंग ऑफ आईटी कंट्रोल। आईटी कंट्रोल को टेस्टिंग के अंदर पढ़ा था, ऑब्टेन करो। एक टेबल में आया था ये सॉरी टेबल क्या, ये अलग से पॉइंट में आया था, ये था ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग डूइंग अ वॉक थ्रू। वॉक थ्रू करके अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं आईटी की, ठीक है। व्हेन टेस्टिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट टेस्टिंग करो
तो पहले अंडरस्टैंड ऑब्टेन कर लो वॉक थ्रू करके, ठीक है। चलो रहने देना बेटा, गर्मी लग रही है, ठीक कर दे बेटा। ये जो है अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं बिजनेस प्रोसेस की, ये अपन ने कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली और उससे क्या बना दिया आरसीएम। ये अपन ने अंडरस्टैंडिंग ली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की, ठीक है, तो ये कंट्रोल की आरसीएम बना दिया, फिर ऑटोमेटेड की, दोनों कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये काट दो, एंटिटी लेवल कंट्रोल, सेग्रीगेशन। अब सारे कंट्रोल के नाम आएंगे, एंटिटी लेवल कंट्रोल देखेंगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी देखेंगे, आईडी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, जनरल आईडी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, ये सब कंट्रोल के नाम है। अभी एंटिटी लेवल कंट्रोल क्या होता है? एंटिटी लेवल कंट्रोल होता है जो टॉप लेवल जहाँ पर मैनेजमेंट रिव्यू वगैरह करता हो, मॉनिटरिंग करता हो, तो टॉप लेवल के लोग जो चीज़ें देखते हैं कि भाई हम ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये करेंगे, इससे ये पूछेंगे, इससे ये इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसको चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, टॉप लेवल के किए गए सारे काम एंटिटी लेवल कंट्रोल कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़े अभी। अब अपन ने क्या कर लिया, कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग लेकर आरसीएम बना दिया, ऑटोमेटेड का अंडरस्टैंडिंग ले लिया, साथ में कंट्रोल किस किस तरीके के वो देख लिए, कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग ले लिया, आरसीएम बना दिया, ऑटोमेटेड का अंडरस्टैंडिंग ले लिया और कंट्रोल किस किस तरह के वो देख लिया। 1 2 3 4 4 तरह के कंट्रोल ये देख, ठीक है। यहाँ पर अपन ने देखा इन्वेंट्री सबसे खतरनाक आइटम है, क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज, साथ में उसका एजर्शन ये वाला खतरनाक है, ठीक है। तो इन्वेंट्री खतरनाक है, क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज और उसका एजर्शन हो गया 18 हो गया। चलो अभी समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये? हाँ, इन्वेंट्री खतरनाक आइटम है, क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज उसका असर्शन का अपन ने अंडरस्टैंडिंग ले लिया, ठीक है। फिर अपन ने रिस्क आइडेंटिफाई किया, यानी कि सोर्सेस ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया, मतलब रिस्क आइडेंटिफाई करना। फिर दोबारा रिस्क आइडेंटिफाई किया मगर अराइजिंग फ्रॉम आईटी सिस्टम, तो यहाँ रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद जैसे ही कंट्रोल को समझोगे आरसीएम बन जाएगा, मतलब बनाना पड़ेगा तुम। अब आरसीएम तुमने बना दिया, उसको बनाने के बाद आईटी के भी रिस्क को समझ लो, फिर सारे कंट्रोल आ जाएंगे नीचे, ठीक है। उसके बाद टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अब टेस्ट करेंगे एग्जीक्यूशन स्टेज में आगे, कंट्रोल को टेस्ट करना है। तो बेटा ये ऑडिट अप्रोच बता रहा है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर अपन कंट्रोल को ऐसे टेस्ट करेंगे, सिर्फ कंट्रोल की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, असेस करेंगे, डिटरमिन करेंगे। क्या डिटरमिन करेंगे? सबसे पहला एंटी ऑफ कंट्रोल टेस्ट, कंट्रोल टेस्टिंग का एंटी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एंटी डिटरमिन करेंगे, सबसे पहला काम ये होगा। याद रखो एग्जीक्यूशन स्टेज में जब भी अपन जाते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं या एसपी करते हैं, सीपी या एसपी कुछ भी करते हैं, कंप्लायंस प्रोसेसर या सब्सटेंशियल प्रोसेसर, तो उसको करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। ये प्लानिंग है उसकी, एंटी को डिटरमिन करना, ये प्लानिंग होती है। तो यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल की, ठीक है। अब उसके बाद रिलायबिलिटी को असेस करेंगे और कंप्लीटनेस को असेस करेंगे। क्या डेटा रिलायबल है क्या पॉपुलेशन कंप्लीट है क्या? पॉपुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए। पॉपुलेशन वो जिसमें से अपन क्या लेंगे? सैंपल लेंगे। तो पॉपुलेशन कंप्लीट है क्या? समझ में आया? वो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, भारत की जनसंख्या की बात नहीं कर रहे। चलो आ जाओ, टेस्टिंग ऑफ की रिपोर्ट एंड, इससे जो रिपोर्ट वगैरह बनी, इंफॉर्मेशन डेटा जो ना डेटा भी हमारा एक्यूरेट हो, रिलायबल हो और उससे बनने वाली इंफॉर्मेशन भी एक्यूरेट हो। डेटा के लिए एक्यूरेट बोलेंगे और डेटा के लिए रिलायबल बोलेंगे। डेटा रिलायबल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाकर उससे जो रिपोर्ट बनेगी, स्प्रेडशीट बनेगी, वो एक्यूरेट होगी। उसको भी टेस्ट कर लो कि सही तो बनती है रिपोर्ट वगैरह, ठीक है। डेटा से बन गई रिपोर्ट, ठीक। अब डेटा से लेंगे सैंपल, उसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक। तो डेटा उससे बनती है रिपोर्ट, उसकी करेंगे सैंपल टेस्टिंग, ठीक। सैंपल टेस्टिंग करने के बाद ये लिखा है इसने, कैसे लोग करेंगे काम? कॉम्पिटेंस एंड इंडिपेंडेंस स्टाफ, वो लोग करेंगे ऐसा काम। यानी पॉपुलेशन से
रिपोर्ट बनती है, ठीक है, इसी डेटा से रिपोर्ट बनती है, इसलिए हम डेटा से सैंपल लेंगे, पॉपुलेशन में से सैंपल लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। और ये काम कौन करेगा? कॉम्पिटेंट और इंडिपेंडेंट स्टाफ। ये काम करेगा कॉम्पिटेंट एंड इंडिपेंडेंट स्टाफ, ठीक है। सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने से पहले एंटिटी को डिटरमिन करते हैं। डिटरमिन करने के बाद डेटा की रिलायबिलिटी वगैरह चेक करते हैं, कंप्लीटनेस चेक करते हैं पॉपुलेशन की, उससे बनती है रिपोर्ट, उसे भी टेस्ट करते हैं, पॉपुलेशन सैंपल लेकर उसे भी टेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये सारे काम कौन करेगा? कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट स्टाफ मेंबर, ठीक है। फिर आते हैं अपन यहाँ पर रिपोर्टिंग स्टेज में। रिपोर्टिंग में आए तो यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल को चेक करना है, वीकनेस मिले तो बताना है। तो सबसे पहले कंट्रोल की डेफिशिएंसी को इवेल्युएट करेंगे कि कंट्रोल में डेफिशिएंसी है नहीं है, और है तो उसको इवेल्युएट करेंगे अपन, ठीक। डेफिशिएंसी को इवेल्युएट करने के बाद अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या मटेरियल वीकनेस है वो चेक करेंगे, क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, मटेरियल वीकनेस है। बेटा तो पता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी किसको बोला गया था? एक बार ये वर्ड आ चुका है ऊपर भी। डिजाइन ही अगर इम्प्रॉपर हो, वेरी गुड, इम्प्रॉपरली डिजाइन कंट्रोल, अगर कंट्रोल को डिजाइन ही सही ना किया हो तो इसे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोला जाता है, ठीक है। सिस्टम कंट्रोल को डिजाइन ही सही ना किया हो ना तो उसे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोला जाता है, ठीक है। और डेफिशिएंसी का मीनिंग अभी आगे आएगा, जो कंट्रोल पीडीसी ना कर सके, अनेबल टू पीडीसी, ठीक है। ऐसे कंट्रोल में बोलते हैं, कंट्रोल में क्या है? डेफिशिएंसी। तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का मतलब उसका डिजाइन ही इम्प्रॉपर है, ठीक है, और बिल्कुल खराब तरीके से ऑपरेट हो ही नहीं ढंग से बिल्कुल, तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मटेरियल वीकनेस माना जाता है, ठीक है। तो इवेल्युएट करके डेफिशिएंसी को देखेंगे कौन सी डेफिशिएंसी, इवेल्युएट करके देखें कौन सी है, ठीक है। और क्या रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं वीकनेस के लिए, तो इवेल्युएट करके देखेंगे कौन सी है और क्या एक्शन ले सकते हैं, रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये बात बताएंगे किसको? मैनेजमेंट को। किसके थ्रू बताएंगे? आईसीएम के थ्रू, इंटरनल कंट्रोल मेमो और मैनेजमेंट लेटर, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल मेमो बनाते हैं जिसमें अपन सब लिखते हैं कि भाई हमने ये देखा, ये डेफिशिएंसी देखी और ऐसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, सजेशन भी लिखते हैं अपने, रेमेडियल एक्शन। तो कंट्रोल की डेफिशिएंसी को इवेल्युएट करके देखेंगे कि वो कैसी है, सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी या मटेरियल वीकनेस है क्या। ये देखने के बाद क्या करेंगे? रेमेडियल एक्शन क्या क्या ले सकते हैं वो डिसाइड करेंगे। वो डिसाइड करने के बाद ये दोनों को लिखकर इंटरनल कंट्रोल मेमो में मैनेजमेंट को देंगे, ठीक है, दे दिया। और हमारे जो भी उसका आंसर आएगा, उस आंसर को, उसके रिप्लाई को, जो भी रिप्लाई आया, क्या किया उन्होंने, क्या सेटिस्फैक्टरी एक्शन लिया उन लोगों ने, इन सबको कंसिडर करेंगे हमारी ऑडिट रिपोर्ट। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करेंगे अपन कि भाई हमने तुमसे ऐसे ऐसे डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट करी थी, ठीक है, और तुम्हारा रेस्पॉन्स ये आया था और तुमने ऐसा हमें जवाब दिया, ठीक है। वो सही सुधार देते, अच्छा काम कर लेते, सही कर देते तो ठीक है, नहीं करते तो फिर जो भी होगा उसको रिपोर्ट में दिखाएंगे, ऑडिटर की रिपोर्ट, ठीक है। अब आता है डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। बेटा डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है कि डेटा को एनालाइज करना, यानी कि डेटा की स्टडी करना, ठीक है। ये तो हो गया डेटा एनालिसिस। अब इसने लिखा डेटा एनालिटिक्स। अब ये क्या है? डेटा एनालिसिस का मतलब होता है डेटा की स्टडी करना, डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है ऐसे टूल्स और टेक्निक को एनालिटिक्स बोलते हैं, टूल्स और टेक्निक को क्या बोलते हैं? एनालिटिक्स, ठीक है। छोटी कक्षा में तुम लोग स्टेट पढ़ के आते हो, स्टैटिस्टिकल टूल्स के अंदर आता है मीन, मीडियन, मोड। ये मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, इंडेक्स नंबर वगैरह जो भी तुम पढ़ के आते हो, इसे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स। और स्टैटिस्टिकल टूल्स हमारे काम आते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। अरे तुम मीन निकाल रहे हो तो क्या कर रहे हो? एनालाइज कर रहे हो उसका। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो तो क्या कर रहे हो? उसको एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। फिर पता पड़ रहा है भाई इसका मीन क्या है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कितना फ्लक्चुएशन है डेटा के अंदर, ठीक है। स्कीवनेस निकाल के देख रहे हो, सिमेट्री है, असिमेट्री है। अब तुम्हें स्कीवनेस को क्या आता नहीं वहाँ पर, ठीक है। समझते हो बात? समझ गया तुम लोग क्या बोल रहा हूं? तो डेटा एनालिसिस का मतलब होता है डेटा की स्टडी करना, एनालाइज करना,
और एनालिटिक्स का मतलब होता है टूल्स एंड टेक्निक्स। समझो बात को, एनालिटिक्स का मतलब टूल्स एंड टेक्निक्स होता है। ये रहा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स, हर वो चीज़ जो डेटा की स्टडी करने में हेल्प करे। ठीक है, अब स्टडी करके क्या करोगे, डेटा में से क्या निकाल लोगे, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा का प्रोसेस फॉर्म होता है और डेटा इंफॉर्मेशन का रो फॉर्म होता है। पता है बात, इंफॉर्मेशन डेटा का प्रोसेस फॉर्म होता है और डेटा इंफॉर्मेशन का रो कच्चा फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब मैंने जाकर कोटा के बच्चों की मतलब पढ़ाई में क्या नंबर आते हैं, क्या एग्जाम में कितने मार्क्स लेकर आए, ये सब मैंने लिखे बच्चों से पूछ कर। तो बच्चों से पूछकर उनकी इन्फॉर्मेशन को लिखना वो डेटा कहलाता है, डेटा कलेक्ट करना कहलाता है। इसलिए तुम्हारा चैप्टर आता था कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर जब तुम उसको प्रोसेस करते हो ना, उससे कुछ निकालते हो, मीन, मीडियन, मोड, तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है। समझ गए बात। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा की स्टडी करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, कोई तुमसे पूछे डेटा एनालिटिक्स क्या है, तो उसको बोलना कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स विच हेल्प्स टू स्टडी डेटा। ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अपने लैंग्वेज में लिख दो, जरूरत नहीं यही लिखना, डेटा आर यूज टू टैप वास्ट अमाउंट। टैप का मतलब होता है निकालना, असेस करना। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एक पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, तो टैप का मतलब होता है निकालना, टैपिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स विच आर हेल्प टू एनालाइज, टू स्टडी डेटा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूजफुल या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का मतलब ये होता है, बस ये याद रखो, प्रोसेस, टूल्स और टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन, बस ये याद रखो, ये एनालिटिक्स का मतलब होता है। ठीक है, जैसे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें अडोब कंप्यूटर सिस्टम से किया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की, बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसे एनालिटिक्स ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी को इससे कई बेनिफिट मिलते हैं, ऑब्वियस बातें मिलेंगी से। अरे कंपनी डेटा की स्टडी करेगा, सारे डेटा की स्टडी करेगा, तो उसको बेनिफिट मिलेंगे ही सही। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। एक आता था शार्क टैंक नाम का एक प्रोग्राम आता था। ठीक है, तुम समझो एक पर्सन को प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहाँ शार्क्स बैठे होते थे। शार्क का मतलब वो वाली शार्क नहीं है, शार्क बेटी होती थी। ठीक है, वो तो फीमेल है, बेटी होती थी। यहाँ बैठे होते थे, तो वो तुम्हें पता ही, एक दो के नाम अमन गुप्ता है, अनुपम है, अश्विनी ग्रोवर है, विनीता, नमिता थापर, सीए नमिता थापर है ना, सीए अमन गुप्ता। ये सारे लोग ऐसे लोग थे जिसने सबने एमबीए किया ही था। एमबीए तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें से 1% भी ऐसा नहीं होगा जिसने एमबीए ना किया। ठीक है, फिर पीयूष गोयल ने ज्वाइन किया और सबसे रईस आदमी ने ज्वाइन किया, ओयो का मालिक, सबसे रिचेस्ट पर्सन रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल सबसे अमीर, सबसे ज़्यादा जो नेटवर्थ थी ना, वो थी रितेश के पास। ठीक है, बहुत खतरनाक लेवल का बंदा है, बहुत खतरनाक। छोटी उम्र से ही मतलब वो 25 से 27 के आसपास है, उसने करोड़ों की संपत्ति कर ली थी, करोड़ों में पहुंच गया था 25 से 27 के आसपास। ठीक है, किसकी वजह से, पढ़ाई लिखाई। बेटा पढ़ाई लिखाई ही तो एक्सरसाइज होती है, तो बात दिमाग की। ये माइंडसेट कैसे बना दिया, बिना अनपढ़ बच्चे को बना दो ऐसा माइंडसेट, पॉसिबल ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है अंबानी अनपढ़ है क्या? अंबानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो तो धीरू भाई अंबानी ने उसको बुला लिया बीच में से, 1 साल कंप्लीट होने के बाद, शायद 1 साल कंप्लीट कर लिया था, 2 साल क्या होता है एमबीए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नाम बहुत फेमस है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। ठीक है, पेंसिल्वेनिया में गया था, जहाँ से सुंदर पिचाई ने किया है, जो एक दिन के 6 करोड़ कमाता है, दिन के 6 करोड़ कह रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत नाम थी। कोई वहाँ से जाके एमबीए कर ले तो पे का तो फिर आग बन करके सोचो ही मत, मतलब जीवन हो गया तुम्हारा सफल, जब तक जियोगे। ठीक है, मतलब अंधी वैसा कमाओगे, कोई लिमिट नहीं रहेगी।
तो धीरू भाई के पापा ने मुकेश अंबानी के पापा ने उसको फ़ोन करके बोला, बेटा जितना सीख लिया बिजनेस आ जा, ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा तेरे को बिजनेस, अपने खून में बिजनेस है, ठीक है। ये बोल के बीच में से ही बुला लिया उसको वहाँ से। लेकिन पढ़े लिखे तो है ना वो, अनपढ़ गवार थोड़ी है। और एक बात याद रखो, या तुम पढ़े लिखे बन जाओ या पढ़ो लिखो की टीम रखो। याद रखना, इनके पास पूरी टीम होती है मैनेजमेंट की। तुम्हें क्या लगता है अकेले बंदे संभाल लेते पूरा इतना करोड़ों का बिजनेस? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब समझो शार्क टैंक के वहाँ सारे लोग बैठे होते, वो सामने वाला जो बंदा आता है ना, जो बंदा ऑफर लेकर, ठीक है, पिच बाद में बढ़ेंगे पिच की बात, अभी अपन सिंपल भाषा में बात करते हैं। सामने से एक बंदा आता है, ऑफर लेकर आता है, भाई हमारी कंपनी ऐसी है, हमारा बिजनेस ऐसा है, तो सामने वाला बंदा उसमें इन्वेस्ट करता है। ये लोग क्या करते हैं, हाथ और उसकी सारी बातें सुनते हैं, और इनके हाथ में सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसको डेटा को एनालाइज करके बनाया गया होता है। तो सामने से बंदा आता है, बोलता है हमारा रेवेन्यू इतना है, इस वाले सेक्टर से इतना है, इतना परसेंट इस सेक्टर, जैसे अभी मान लो वो अपना आईटीसी का एफएमसीजी से आता है अपना 20,000 करोड़, मैं राउंड ऑफ में बोल रहा हूँ, 30,000 करोड़ वहां से आता है सिगरेट से, ठीक है। तो ऐसा आईटीसी का, हाँ तुम अच्छा से पढ़े होंगे, अभी मुझे पता है 26 ने पढ़ा है, तो तुम्हें पता है ना आईटीसी का कैसे आता है। ऐसा वो लोग पूरा बना करके लाते हैं, वो सब बता देंगे भाई हमारा ये इतना है, ये इतना है, ईबीआईडी इतना है, यहाँ से हम इतना कमाते हैं, वहाँ से हम इतना कमाते हैं, ठीक है। सारे टेक्निकल टर्म एफएम में तुम जो पढ़ते हो वो सब टेक्निकल टर्म यूज कर लेंगे वो लोग, ठीक है। तो वो लोग पूरा डेटा की क्या करके आते हैं, स्टडी। अब शार्क जो बैठे होते हैं, जो इन्वेस्ट करेंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर, वो डेटा की स्टडी करते हैं और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टडी करके। तो याद रखना, डेटा की स्टडी करना क्या कर सकता है, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, बेटर कस्टमर सर्विस, गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इतनी सारी हेल्प करता है बिजनेसमैन को। मोर एफिशिएंट ऑपरेशन, वो अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। डेटा की स्टडी करेंगे कि भाई इसमें कमी क्यों आ रही है, ये खर्चे ज़्यादा क्यों लग रहे हैं, हम सही से काम नहीं कर रहे क्या, ठीक है। कॉम्पिटिटर के पास इतने कस्टमर क्यों जा रहे हैं, या हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं उसके पास कम जा रहे हैं, तो हम ये कैसे मेंटेन रखें, क्या करते रहे और हम आगे। भाई मेंटेन भी तो रहना पड़ता है ना, ठीक है। जिस पोजीशन में उस पोजीशन को होल्ड करके भी तो रखना पड़ता है, ठीक है। ऐ तो नहीं सबसे टॉप पे अपन चल रहे हैं, अब कुछ करना ही नहीं अपन को, बस काम करते रहो, टॉप पे ही तो अपन, कोई आगे पीछे छोड़ देगा तुम्हें। एप्पल कंटिन्यू करता रहता है स्टडी, और एप्पल का सबसे बड़ा खर्चा होता है R&D के अंदर, ठीक है, ये बात सबको पता होती है। चलो, ऐसे ही अगर कुछ टूल्स स्टडी करने के लिए बिजनेसमैन के लिए बनाए गए, वही कुछ टूल्स बनाए गए किसके लिए, ऑडिटर के लिए बनाए गए हमारे, जो इसका यूज करके क्या करेगा, अपने ऑडिट को सबसे बेस्ट तरीके से करेगा। आ जाओ, इवन ऑडिटर कैन मेक यूज ऑफ सिमिलर टूल्स एंड टेक्निक्स, ऑडिटर भी इसका यूज कर सकता है, ठीक है। कैन मेक यूज, ऑडिटर भी इन टूल्स का यूज कर सकता है ऑडिट के अंदर, क्योंकि ऑडिट में भी डेटा को प्रोसेस करना होता है, कई सारी चीजें करनी पड़ती है, रीपरफॉर्मेंस वगैरह करना पड़ता है, अभी आएगा क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। इन द ऑडिट प्रोसेस ऑब्टेन, ऑडिटर भी इन टूल्स एंड टेक्निक का ऑडिट प्रोसेस में यूज कर सकता है और अच्छा रिजल्ट पा सकता है, ठीक है। अब ऑडिटर जिस टूल और टेक्निक को यूज करता है उसका भी नाम रखा गया है, उसका नाम है कैट, वो लिखा काट, कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक, समझे। ऑडिटर अगर ऑडिट के अंदर इन टूल्स और टेक्निक का यूज करे तो उसे बोलते हैं कैट, ठीक है। टूल्स एंड टेक्निक्स डेट ऑडिटर यूज इन डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस करने में जो टूल और टेक्निक का ऑडिटर यूज करता है, ऑडिटर हमारा, उसको बोलते हैं अपन लोग, बेटा ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, वो तो यूज कर रहा है ना, यूज, उसे बोलते हैं अपन कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। ऐसी ऑडिट टेक्निक यूज कर रहा है जो कंप्यूटर की हेल्प लेती है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, कैट बोलते हैं, ठीक है। टूल्स के नाम तो बताऊंगा मैं तुम्हें, ये टूल्स का नाम नहीं है कोई, ठीक है। ये तो जो टूल और टेक्निक को यूज करता है ना काम करने में, तो उस काम को, उस प्रोसेस को ये कैट बोलते हैं अपन, टूल के यूज करने को कैट बोलते हैं, समझ में आई बात। टूल्स को कैट नहीं बोलते, टूल्स को तो क्या बोलते हैं, टूल्स तो ये आएंगे अभी, ये नाम आएंगे, अब दे रहा है। डेटा एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डेटा रिसाइडिंग इन आईटी सिस्टम यूजिंग, अब ये आया टूल्स के नाम, ये टूल्स है बेटा, ठीक है। ये टूल्स है, मतलब टूल्स के नाम है ये, और इसे ऑडिट में अगर तुम यूज करते हो, इसे अगर तुम इसे
ऑडिट में यूज करते हो तो तुम्हारी टेक्निक कहलाएगी कैड। टेक्निक को कैड बोलते हैं, याद रखना। कोई टूल का नाम नहीं है ये, कैड कोई टूल का नाम नहीं है। तुम समझते हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ये सारे टूल्स का यूज करके ऑडिट करने वाली जो टेक्निक है ना, टेक्निक, उस टेक्निक को कैड बोलते हैं। और टूल्स कौन कौन से? सबका बाप है एक्सेल, एमएस एक्सेल, कुछ भी कर सकता है। एमएस एक्सेल को बेसिक टूल्स बोला है, ये बेसिक है, साथ में स्पेशलाइज भी होते हैं कुछ। तो तुमसे पूछ ले क्या डेटा एनालिटिक्स के लिए सिर्फ स्पेशलाइज टूल्स ही होते हैं क्या? मना कर देना, नहीं होते, बेसिक भी होते हैं, स्प्रेडशीट वगैरह भी होती है, ठीक है। स्प्रेडशीट एक्सेल, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीज़ कर देता है एमएस एक्सेल, ठीक है। विद आइडिया एंड एससीएल। आइडिया, इस टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं डी और ए के नाम से। डी और ए का मतलब ऊपर क्या नाम था टॉपिक का? डेटा। तो डी और ए डेटा एनालिटिक्स, आई और ई इंटीग्रेटेड डेटा एंटरप्राइज एनालिटिक्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटीग्रेटेड डेटा फॉर एंटरप्राइज एनालिसिस। तो एक तरफ डी का मतलब डेटा, ए का मतलब एनालिसिस, ठीक है। डेटा एनालिसिस है ही सही। आइडिया के अंदर अभी भी वही है क्या? क्या बड़ा हो गया? वही है, इंटीग्रेटेड डेटा फॉर एंटरप्राइज एनालिसिस। और एसएल का मतलब होता है ऑडिट कमांड लैंग्वेज, है कोई मतलब नहीं है। आइडिया और एसएल भी याद रख लो, चलेगा। ये खुद लिख सकता है तो तुम भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो भला आदमी बताता भी नहीं है, मतलब कह रहा है तुम भी मत बताना, जाओ। मगर हमारे अंदर क्या ईगरनेस होती है। भले वाईफाई का मतलब पता नहीं है हमको क्या है, वायरलेस फिडेलिटी क्या होता है, मेरे मुंह से सुनते ही हर चीज़ का मीनिंग पूछा करो तुम लोग। तो वाईफाई का फुल फॉर्म पता नहीं होता, मगर यहाँ पर लिखी हुई चीज़ का फुल फॉर्म जानते हैं, मत जानो क्या मतलब आया। तुम तो याद रखो आइडिया और एससी, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें। इनका यूज करके अपन ये सारे काम कर सकते हैं। सारे काम कौन कौन से काम? चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा इन पॉपुलेशन, भाई डेटा कंप्लीट है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें स्पीड से एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। ये सारे काम तुम कर सकते हो किसका यूज करके? ये स्प्रेडशीट, स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स, ठीक है। और अगर तुम करोगे इस काम को इसका यूज करके तो कैड कहलाएगा, ठीक है। चलो अब तुम्हें ये जो अभी तुमने नाम पढ़े सॉफ्टवेयर के टूल्स के, तुमने नाम पढ़े टूल्स, आइडिया और एससीएल वगैरह जो है, इसमें हेल्प करते हैं तुम्हें, ठीक है। हेल्प टू परफॉर्म दी फॉलोइंग, ये परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। कंप्लीटनेस चेक कर लेते हैं कि भाई कंप्लीट है या नहीं है। तुम लोग सीरियल नंबर वाइज अगर लिखते हो तो सीरियल नंबर का पता लगा लेता है, ठीक है। वो सीरियल नंबर का पता लगा लेता है, सीरियल नंबर में कोई गायब है या नहीं है, ठीक है। तो हमको नंबर का पता चल जाता है कि कितने हैं, वहाँ पर कितने लिखे। एक्सेल किसी की भी नंबरिंग करता है फास्ट, बहुत फास्ट कर देता है नंबरिंग, ठीक है। तो उससे अपन को पता पड़ जाता है कोई चीज़ गायब तो नहीं है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल, सैंपल सेलेक्ट करने में भी हेल्प करता है टेक्निक अपन, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें रैंडम सैम्पलिंग करनी है तो क्या होता है, जब पर्सन खुद करता है तो उसकी आदत पड़ गई है 5, 10, 15, 20 ऐसे लेने की आदत पड़ गई है, तो फिर वो रैंडम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें पर्सनल बायसेस आ गए। ये तुम लोग पढ़ोगे, सैम्पलिंग नाम का आएगा ऐसे अपना, शब्बीर ऐसे 530, 530, ठीक है। तो 530 के अंदर पढ़ोगे तुम लोग क्या? सैम्पलिंग। तो वहाँ तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि गूगल पे तुम लोग लिखोगे ना, गूगल के ऊपर रैंडम सैंपल के लिए, तो गूगल तुम्हें एक एप्लीकेशन दे देगा, ठीक है। वो होता है अपना एक एप्लीकेशन देगा, गूगल ही दे देगा। गूगल मतलब तुम्हें किसी एप्लीकेशन में जाना नहीं पड़ेगा। फिर वहाँ पर तुम क्या करो, तुम उसमें लिख दो मैक्सिमम कितने नंबर है, कितने बिल है। तुमने लिख दिया 1 लाख बिल है, और तुम लिख दो कितने सैंपल तुम्हें चाहिए। तो बस अब बटन दबाते रहो, एक एक करके बिल का नंबर आता रहेगा, ठीक है। ये सैम्पलिंग में बताऊंगा मैं तुम्हें। तो मैं तुम्हें बताऊंगा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से सैम्पलिंग कैसे लेते हैं, सैम्पलिंग में पढ़ेंगे। मगर ये याद रखो कि यहाँ पर सैम्पलिंग सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, जिसमें रैंडम सैम्पलिंग तो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अब रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, क्योंकि मेरे पास तो ये सॉफ्टवेयर है ही ना, आइडिया और एससीएल, तो मैं तो तुम्हें गूगल पे बता सकता हूँ ये चीज़, ठीक है।
अब आता है रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम ट्रांसैक्शन डेटा। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम ट्रांसैक्शन डेटा। ट्रांसैक्शन डेटा फीड करो इसके अंदर, ये तुम्हें ट्रायल बैलेंस बना के दे देगा। री परफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन, बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये सब करके दे देता है। मतलब सारी एसेट को लिख दो तुम लोग, कब कब एक्विजिशन हुआ था उसका, कब खरीदी थी, क्या है उसके डेट के साथ लिख दो, ये तुम्हें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दे देगा। ये खुद ही कर लेगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ एक्सेल भी कर लेता है, इसलिए कई लोग डेप्रिसिएशन के लिए एक्सेल फाइल बना देते हैं पूरा और फॉर्मूला लगा देते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो एक्सेल कई तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेता है। आज अगर मान लो तुम दोस्त लोग कहीं घूमने जा रहे हो, तुम सारे खर्चे लिखते जा रहे हो, ठीक है, अगर यही खर्चा लिखने की बजाय एक्सेल में लिखो तो एक्सेल उसको ऐड भी कर देगा, एक्सेल को कुछ भी कर देगा, उसको ऐड कर देगा, उसका तुम्हें मीन मीडियन जो तुम्हें निकालना है सब निकाल के दे देगा। और सब नहीं, मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन सब इसके फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। जनरली मीन निकाल के दे देता है वो। ठीक है, मीन तो निकालता ही रहता है। जहाँ तुम लोग ड्रैग करके सारे सब चीज़ों को ऐसे ड्रैग करोगे ना, सारे नंबरों को, तो सम भी बता देगा, हाथ हाथ उसका एवरेज भी बता देगा। एनालिसिस ऑफ जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री को एनालाइज करने में हेल्प करता है, सही तो है या नहीं है। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प करता है। कैसे? ये तुम्हें वो बताएगा, क्या बोलते हैं उसको, इररेगुलरिटीज वगैरह बताएगा कि डेटा में इररेगुलरिटीज कहाँ पर पाई गई। ठीक है, कहाँ पर फ्लक्चुएशन देखे गए। भाई डेटा होता है ना, उसमें कंसिस्टेंट नहीं होता। ठीक है, ये क्या कर लेता है सिस्टम, याद है क्या करता है, ट्रेंड की स्टडी कर लेता है। तुम जब डेटा फीड करते हो ना, जैसे सेल का डेटा फीड किया तो सेल का पूरा ट्रेंड वेंड की स्टडी कर लेगा। फिर ये तुम्हें बताएगा कि यहाँ ट्रेंड में इतना फर्क आ रहा है, मतलब यहाँ पर सेल ट्रेंड के हिसाब से नहीं चली, यहाँ इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गया, यहाँ बहुत ज़्यादा सेल हो गई, या बहुत कम सेल दिखाई जा रही है। तो ऐसे फ्लक्चुएशन इरेगुलरिटीज बताएगा। ठीक है, ये बताने से फ्रॉड इजीली अपन क्या कर सकते हैं, समझ में आया। ये जो अपन को इनकंसिस्टेंसी या इरेगुलरिटीज बताते हैं ना, डेटा में जो इरेगुलरिटीज है, कौन सा डेटा ट्रेंड से मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल अलग ही जा रहा है, बहुत ही दूर फ्लक्चुएशन आ रहा है उसमें ट्रेंड के हिसाब से, ये क्या करता है, डेटा के ट्रेंड की स्टडी कर लेता है सॉफ्टवेयर। समझ गए बात? कैसे पता लगाता है फ्रॉड का? ये तुम्हें ऐसे नहीं बोलेगा कि एग्जैक्ट फ्रॉड हुआ ही हुआ है, ये तो सिर्फ तुम्हें इरेगुलरिटीज वगैरह हेल्प करता है, फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करता है तुम्हें। समझे बात को? ये कोई फ्रॉड का पता लगा के नहीं दे देगा, नहीं तो बहुत अच्छा काम हो गया। फ्रॉड एरर तो इससे दूर लेंगे मत, ऐसा थोड़ी होता है। और लास्ट, इवैल्यूएटिंग इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल, ये बता देगा कि अगर ऐसा ऐसा कंट्रोल में डेफिशिएंसी है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये उसके इंपैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे काम कर लेता है हमारा सॉफ्टवेयर। डेटा के कंप्लीटनेस वगैरह की, डेटा में से सैंपल लेना, सैंपल लेकर उसको रिकम्प्यूट रीपरफॉर्म करना। ठीक है, साथ में रिकम्प्यूट करना, रीपरफॉर्म करना, उसके एनालिसिस करना, स्टडी करना, और कुछ फ्रॉड वगैरह है तो बताना, और अगर कुछ कमी है तो उसका इम्पैक्ट बताना। ठीक है, डेटा को, कंप्लीट डेटा को लेकर, कंप्लीट डेटा पॉपुलेशन को लेकर उसको उसमें से सैंपल लेना, पॉपुलेशन में से सैंपल लेकर रिकम्प्यूट रीपरफॉर्म करना। ठीक है, और ये दोनों करके उसकी स्टडी करना, ये दोनों करके उसकी स्टडी करना, और स्टडी करके पता लगाना कि अगर फ्रॉड वगैरह है या नहीं है, और है तो उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। ठीक है, पॉपुलेशन में से सैंपल लेकर उसका रीपरफॉर्म और रिकैलकुलेट करना, ऐसे करके मैंने उसकी स्टडी कर ली, स्टडी से पता लगेगा कि वो फ्रॉड है या नहीं है, और फ्रॉड है तो उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, डिजिटल ऑडिट लास्ट, इसके बाद तो फिर क्या है, नहीं ये है लास्ट, सेकंड लास्ट है। अब डिजिटल ऑडिट कुछ भी नहीं है बेटा, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना डिजिटल ऑडिट कहलाता है। यानी एक ऑडिटर कंप्यूटर एप्लीकेशन सिस्टम वगैरह का यूज़ करे ना तो डिजिटल ऑडिट कहलाता है, बस कुछ भी नहीं। ठीक है, एक अलग ही मस्ती कर रखी है। यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इज बीइंग मेड बाय ऑडिटर राइट फ्रॉम, डिजिटल ऑडिट के अंदर वो प्लानिंग से शुरू करके कि लास्ट फाइनल ओपिनियन तक, अगर वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज करे, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करे, शुरू से लेकर अंत तक, प्लानिंग से लेके कि रिपोर्टिंग तक, ओपिनियन तक, ठीक है, वो कहलाता है डिजिटल ऑडिट। ठीक है, एक तरीके से समझ लो कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट समझा रहा है ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑडिटर के लिए ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस के लिए होता है ना ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जिसमें बिजनेस क्या करता है, एडोप कंप्यूटर सिस्टम से करता है।
ठीक है। तो हमने पढ़ा था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट जहाँ पर अडोप्ट कंप्यूटर सिस्टम से होता है, ठीक है। ये है ऑर्डर का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, तो मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जहाँ पर ऑर्डर अपना काम डिजिटल टेक्नोलॉजी से करता है। हाँ बेटा, बेटा मैं सुबह आ जाता। ऑर्डर आर मेकिंग यूज ऑफ एआई, मतलब अब ये समझा रहा है, ये पहले तो कह रहा है कि भाई ऑर्डर का भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर ऑर्डर क्या करता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है अपनी ऑर्डर के अंदर, शुरू से लेकर प्लानिंग से लेकर के ओपिनियन। तो शुरू से अंत तक में अपन अगर टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो डिजिटल ऑडिट कहलाती है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जैसे ऑडिटर किसका यूज़ करेगा, एआई का यूज़ कर सकता है, डेटा एनालिटिक्स का यूज़ कर सकता है, ऊपर अपन ने पढ़ा आईडिया और एसीएल का यूज़ करे, और कोई सी भी लेटेस्ट अदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, ठीक है। वापस हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस इन अ बेटर वे बाय यूजिंग सच टूल्स, ऑडिटर कैन कंडक्ट ऑडिट इन अ बेटर वे। और बकवास कर रहा है, टू बेटर आइडेंटिफाई रिस्क मेकिंग, बकवास। चलो आईएफसी पे आ जाओ। अपन ने पढ़ा था इंटरनल कंट्रोल, ये है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। जैसे इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस होता है, डिम बाय मैनेजमेंट होता है, फॉर द पर्पस ऑफ ये होता है, टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव होता है। सेम ये भी वही है, सेम वही है। देखो पॉलिसी एंड प्रोसेसर रिलेटेड टू दिस, खत्म, ठीक है। या रिलेटेड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स, रिलायबिलिटी हो, इफेक्टिवनेस, कंप्लायंस, सेफ गार्डिंग। टाइम वेस्ट ना करें, एक नई चीज जोड़ दी बस, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ठीक। फिर बोलता है कंपनीज एक्ट बहुत ध्यान देती है आईएफसी पे, बहुत कंपनीज एक्ट को बहुत मतलब है आईएफसी से, ठीक है। कि पैसा लगाए ना पब्लिक का यार, हाँ, तो कंट्रोल तो बहुत होने चाहिए कि काम तो डायरेक्टर करेंगे तो कोई फ्रॉड वगैरह तो होना नहीं चाहिए। डायरेक्टर और एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, शेयर होल्डर तो बैठे घर पे अपने पैसा लगाकर, ठीक है। तो प्लेस अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन रिपोर्टिंग ऑन द इंटरनल कंट्रोल फॉर अ कंपनी। अब देखो बेटा, पहला सेक्शन आया 134(5)(e), ये सेक्शन आया डायरेक्टर से लिए, और भी सिर्फ लिस्टेड कंपनी के बस, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, उन डायरेक्टर को अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा कि हमने इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं, लेट डाउन एंड डेट आर एडुकेटेड एंड वर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ये बताएगा कि वो एडुकेट भी है और इफेक्टिवली ऑपरेट भी हो रहे। ये चेक करेगा, ये बताएगा कि वो एडुकेट है, ये बताएगा क्या वो एडुकेट है, ठीक है। ये बताएगा ऑपरेटिंग इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे, ये बताएगा क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हो रहे, समझे। डायरेक्टर क्या बोलेगा, हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाया है, हैज लेट डाउन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, और ये बोलेगा, डायरेक्टर बोलेगा वो एडुकेट है। ऑर्डर बताएगा क्या वो एडुकेट है, मतलब ऑर्डर ये बताएगा क्या वो एडुकेट है या नहीं है, मतलब ये तो कह रहा है एडुकेट है, तो ये बताएगा क्या वो एडुकेट है, वेदर द कंपनी हैज एडुकेट, ठीक है। साथ में बताएगा एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ठीक है, इफेक्टिवनेस के साथ ऑपरेट हो रही है क्या, तो ये बताएगा कि एडुकेट है इंटरनल कंट्रोल, और ये बताएगा क्या वो, सिंपल सी बात। अब ये ऑर्डर किस केस में रिपोर्ट करेगा, ये रिक्वायरमेंट कब है, ये रिक्वायरमेंट है इस केस में नहीं है, शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में नहीं है। वो कौन सी, विच इज 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी में नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, प्राइवेट कंपनी में नहीं, पब्लिक में है, और प्राइवेट में भी कब कब नहीं है, क्या सारी प्राइवेट कंपनी में नहीं है क्या, नहीं, 1 पर्सन कंपनी स्मॉल कंपनी में नहीं है, और साथ में इस कंपनी में नहीं है। हैज टर्नओवर लेस देन, यानी 50 करोड़ से ऊपर होगा तो है ना, हाँ। तो सारी पब्लिक कंपनी में है, ये रिक्वायरमेंट सारी पब्लिक कंपनी के लिए है, और सेलेक्टेड प्राइवेट कंपनी के लिए, एक्सेप्ट दिस, इसके लिए नहीं है बस, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। 143 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन क्लॉज आई है, ठीक है। तो ये लिख लेना, आई फॉर आइसक्रीम, मतलब आई है ये, 1 मत पढ़ना इसको। ये क्या होता है, अपन ध्यान से, मतलब कभी अभी मैं पहले तुम्हें ये पढ़ा रहा था ना, पढ़ाते इस टॉपिक पे भी आया था, तो उसके अंदर वीडियो में मैं 1 बोल गया था इसको गलती से, शायद, ज़्यादा मेरे को याद है। ये 1 नहीं है, आई है, आई क्लोज आई है, बहुत सारे क्लोज बना के 143 सबसेक्शन 3 के,
ABCD ऐसा पूरा। खैर तुम लोग थोड़ी पढ़ते होंगे इसको, लोगों में थोड़ी आता है, आता है कह तो रहा हूँ। देखो ना आई क्लोज है, आई वाला क्लोज है, सीधा आई थोड़ी आता है, पूरी ABCD भी आई होगी उसके पहले, ठीक है। हाँ, ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल स्टेट डेट, ऑडिटर ये बताएगा, ये कहेगा कि हमने कंट्रोल लगाया है वो एडिक्वेट है, ये वो देखेगा क्या वो सही में एडिक्वेट है, ये कह रहा है ना हमने कंट्रोल लगाया और एडिक्वेट है, तो ये देखेगा क्या सही में एडिक्वेट है। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ एज पर द लेटर फॉर ऑडिट। हाँ, हमेशा ये लाइन आती है। एंड विच हैज एग्रीगेट बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी बॉडी कॉर्पोरेट 25 करोड़। टर्नओवर लेस देन 50 करोड़, बोरोइंग लेस देन 25 करोड़। 50 करोड़ 25 करोड़ की दो लिमिट है। ये हमारे काम की है 143 सबसेक्शन 3 क्लोज आई को याद रखना, भूल मत जाना, अपने काम की चीज है। फिर आता है 4 और 3 मिलके 7, 177 सबसेक्शन 4 आता है, ठीक है, ये 7 ही है, ठीक है, VII भी है। चलो एवरी ऑडिट कमेटी, अब ऑडिट कमेटी क्या करेगी, ऑडिट कमेटी इवेल्युएट करेगी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन है 149 सबसेक्शन 8, या इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। ये क्या करेंगे, ये बताएंगे कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, रोबस्ट, ठीक है, बॉडी बिल्डर होना चाहिए सिस्टम एकदम, तो ये बताएंगे क्या है। हाँ, ये अपने आप को सेटिस्फाई, दे शेल सेटिस्फाई देमसेल्फ ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड दैट फाइनेंशियल कंट्रोल एंड सिस्टम्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आर रोबस्ट एंड डिफेंसिबल। अब बेटा तुम्हें ऐसी कोई लाइनें याद रहेगी, लाइन की शक्ल तो देखो इनकी, हाँ इतनी गंदी शक्ल की लाइन है, तुम तो सिर्फ इतना सा याद रखना। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, सबसे पहले आएगा एक है 143, एक है 149, 143 149, ठीक है। 143 पे एक आया 177 और एक है 134। अब ये सेक्शन इन्होंने बनाया 134, 143, 34, 43, 4 और 3 मिलके 7, जुगाड़ तो इन्होंने ऐसा लगाया है, ठीक है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, 34 43 कर दिया, 34 घुमा के 43, दोनों मिलके इसको जोड़ा है, इसको जोड़ो, 7 तो हो ही रहा है, तो 177 और लास्ट याद रखना बस एक 149, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले डायरेक्टर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट में बताएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में बताएगा कि हमने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लेट डाउन किया है और साथ में वो एडिक्वेट भी है, साथ में वो ऑपरेट हो रहा है इफेक्टिवली। ये बताएगा क्या वो एडिक्वेट और इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। इस केस में प्राइवेट कंपनी में अप्लाई नहीं होता, और भी ये वाली प्राइवेट कंपनी 50 और 25 करोड़ से कम वाली और 1% कंपनी स्मॉल कंपनी। उसके बाद ऑडिटर हो गया, फिर ऑडिट कमेटी आएगी, डायरेक्टर हो गया, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएगा, ठीक है। ऑडिट कमेटी भी यही बताएगी, ऑडिट कमेटी इसको इवेल्युएट करेगी सिस्टम को, ऑडिट कमेटी इवेल्युएट करेगी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बताएगा क्या वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ऑडिट कमेटी इवेल्युएट करेगी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बताएगा क्या वो स्ट्रॉन्ग है, बस खत्म। यहाँ बोलता है द डायरेक्टर मैनेजमेंट हैव प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग एन इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। याद रखना इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायरेक्टर मैनेजमेंट, ये है TCWG, ठीक है। इनकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंप्लीमेंटिंग और मेंटेनिंग इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। याद ही अपन को ये बात तो सिंपल है। ऑर्डर आर एक्सपेक्टेड टू इवेल्युएट, ऑर्डर उसको इवेल्युएट करेगा एंड रिपोर्ट द डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ऑर्डर कंट्रोल को इवेल्युएट करेगा और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की डिजाइन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे रिपोर्ट करेगा। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की, इंटरनल कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल की डिजाइन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे रिपोर्ट करेगा, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करके अपन ने देखा था ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल आया था, उसके बाद रिपोर्टिंग आया था, है ना, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या चीज़ों का डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट पढ़ लो उसके बाद खत्म है। ये अपन कल, हाँ इसको कल पढ़ेंगे, नहीं इसको कल पढ़ेंगे, नहीं इससे यहाँ से कल पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट टाइम नहीं है कि अपने पास, चलो जल्दी से डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि जब तुम रिस्क असेस करने जाओगे, हाँ, तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, अपने सारे मेंबर को बुला के उनके साथ लिख लो इसको। अब
क्या करो, डिस्कशन अब होता है टीम, वो लिख लो, और तुमने डिस्कशन में कोई सिग्निफिकेंट डिसीजन लिए हो तो लिख लो। अब डिस्कशन हो गया, अब जाओ और जाके क्या लो, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो। तो यहाँ पे इसको भी टिक लगाना, की एलिमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन। अब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो, ऑब्टेन करके उसके क्या लिख लो, उसके की एलिमेंट लिख लो। ठीक है, अंडरस्टैंड जो तुमने किया ना, अरे पूरा बार लिखने बैठ जाओ अंडरस्टैंड को, सिर्फ की एलिमेंट लिख लो उसके, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो उसके, लिख लिए। और वो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मिली, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है वो लिख लो, वो बता दो, वही बता दिया। साथ में रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अब जो तुम परफॉर्म करोगे उसका डॉक्यूमेंट का अब करो परफॉर्म करने में तुम आइडेंटिफाई असेस करोगे रिस्क ऑफ स्टेट में, है ना। देखो अंडरस्टैंडिंग ले ली तो उसके की पॉइंट लिख दो, कहाँ से ली, सोर्स लिख दो। अब क्या परफॉर्म करो, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस तुम परफॉर्म करोगे, वो लिख दो कि भाई हम ये परफॉर्म करेंगे, यानी एंटी ऑफ रैप। अब करो परफॉर्म, आइडेंटिफाई असेस करो रिस्क ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, कर लिया आइडेंटिफाई असेस, और उसके बाद जो भी रिस्क तुमने आइडेंटिफाई किया उससे रिलेटेड कंट्रोल को लिख लो। तो इन सबको लिखना होता है। तो अब ये पूरा एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करने जा रहा हूँ, तो मैंने अपने टीम मेंबर को बुलाया, उसके साथ डिस्कशन किया, डिस्कशन करने के बाद कोई सिग्निफिकेंट डिसीजन है उसको लिख लिया सिग्निफिकेंट डिसीजन को। ठीक, अब हमारी टीम के साथ डिस्कशन हो गया, अब हम जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेके क्या लिख देंगे, उसके की एलिमेंट लिख देंगे, और कहाँ से लिया वो अंडरस्टैंडिंग, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिख देंगे, लिख दिया। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, उसको लिखेंगे। ठीक, अब परफॉर्म करने में रिस्क क्या होगा, आइडेंटिफाई भी होगा, असेस भी होगा, उसको भी लिखेंगे कि हमने आइडेंटिफाई भी किया, असेस भी किया। अब रिस्क को आइडेंटिफाई असेस कर लिया, ठीक है। अब रिस्क के सामने क्या कंट्रोल लगाए, वो कंट्रोल को देखेंगे, रेलेवेंट कंट्रोल। तो पहले डिस्कशन, फिर गए अंडरस्टैंड, कहाँ से किया, सोर्स। अब रैप परफॉर्म करेंगे, उसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे, और कंट्रोल के आगे, रिस्क के आगे कौन से कंट्रोल लगाए वो लिखेंगे, बस इसकी डॉक्यूमेंटिंग करेंगे। और लास्ट assess and report audit finding. At a conclusion of each audit, it is possible that there will be certain finding or exception in IT environment and IT control of the company that need to be assessed and reported to relevant stakeholders. साधारण भाषा में बताता हूँ तुम्हें कि बेटा जब भी हम लोग कंक्लूजन में आएंगे ऑडिट के, तो हमें कुछ एक्सेप्शन मिले होंगे, कुछ डेफिशिएंसीज मिली होगी IT एनवायरनमेंट और IT कंट्रोल। तो जब भी हम कंक्लूजन पे आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ जो भी हमें फाइंडिंग मिले, डेफिशिएंसी हमें मिली, ठीक है, यानी कि एक्सेप्शंस मिले हमें, किसमें, IT एनवायरनमेंट में और IT कंट्रोल में, एनवायरनमेंट में और उस पर लगाए हुए कंट्रोल में। ठीक है, ऐसा क्यों बोलता है बेटा, इसका मतलब होता है इनहेरेंट रिस्क और इसका मतलब होता है कंट्रोल रिस्क। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में भी कमी होती है, ठीक, और एनवायरनमेंट में कंट्रोल लगाए तो उस कंट्रोल में भी कमी होती है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट कंट्रोल के अंदर जो भी तुम्हें एक्सेप्शन वगैरह मिले, तुम्हारी फाइंडिंग और एक्सेप्शन, हम उसको रिपोर्ट किसको करते हैं, रिलेवेंट स्टेक होल्डर। उसके अंदर कौन कौन आता है, मैनेजमेंट और TCWG आता है। TCWG में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर TCWG होते हैं, मैनेजमेंट अलग होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग हम लोग देखते हैं, हम इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं रिपोर्ट करने के लिए, इसे कंसिडर करते हैं। क्या कोई वीकनेस है, देखो क्या वर्ड आया, वर्ड देखो क्या है यहाँ पर, असेस एंड असेस, ये करते हैं कि भाई क्या कोई वीकनेस है क्या IT कंट्रोल में। ठीक है, अगर है वीकनेस तो उसका इम्पैक्ट ऑडिट पे क्या है, कुछ है भी या नहीं है, ऐसा कोई खास इम्पैक्ट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्या उसका इम्पैक्ट क्या है ऑडिट के ऊपर। अब जो भी डेफिशिएंसी हमें मिलेगी हम उसे मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे, और किस में करते हैं पता ही, अपने इंटरनल कंट्रोल मेमो ऊपर पड़ा भी, और मैनेजमेंट लेटर, इसमें अपन रिपोर्ट करेंगे। समझ गए, याद रखना सारी डेफिशिएंसीज जो होती है वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं, और उसमें से सिर्फ सिग्निफिकेंट वाली ही TCWG को रिपोर्ट करते हैं। ये बात याद रखना, कम्युनिकेट करते हैं उसके साथ। ठीक है, इधर देखो, इधर सारी डेफिशिएंसी किसको रिपोर्ट करते हैं, और इसमें से ये सिग्निफिकेंट वाली है TCWG को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, हाँ तो कर तो रहे, मना क्या कर रहा हूँ। सारी डेफिशिएंसी मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं, और सिर्फ सिग्निफिकेंट वाली मैनेजमेंट को तो सारी करते,
TCWG को सिर्फ सिग्निफिकेंट वाली करते हैं कि जो वो सिग्निफिकेंट है, समझ गए? चलो ऑल्टर अपने हिसाब से जो उसको सिग्निफिकेंट लग रहा है ना वो TCWG को रिपोर्ट करें, ठीक है? तो क्या कोई वीकनेस है क्या, और है तो उसका इम्पैक्ट क्या है ऑल्टर के ऊपर, वीकनेस है क्या, इम्पैक्ट क्या है, ये पहले ऑल्टर देख लेना। उसके बाद जो भी डेफिशिएंसी उसको मिली है वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। पहले तो उसका खुद का काम है, अब वो रिपोर्ट करेगा, ठीक है, मैनेजमेंट को, और जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है उसको कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, TCWG। बस ये है इसका, क्या कोई वीकनेस है क्या और मुझे मेरे काम को कैसे अफेक्ट करेगी, ठीक है? अब ये पता लगा लिया, अब जाकर मेरे को बताना है मैनेजमेंट को, और साथ में TCWG को सिर्फ सिग्निफिकेंट बताना, ठीक है? TCWG को बताएंगे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और मैनेजमेंट को बताएंगे सारी वीकनेसेस, ठीक है? डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, या तो इंटरनल कंट्रोल हो ही ना, या तो हो मगर वो अपना काम ना करे। क्या काम है उसका, PDC करना, ठीक है? बस यही है। कोई पूछे डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल क्या है, उसको बोलना या तो इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, और अगर है तो क्या नहीं कर रहा, PDC करने में अनेबल है। किसको, मिसस्टेटमेंट को, है ना? A deficiency in internal control exists if a control is designed, implemented और operated। कंट्रोल को डिजाइन किया, इंप्लीमेंट और ऑपरेट इस तरीके से हो रहा है, इस सच वे ऐसे ऑपरेट हो रहा है, वो ऐसे डिजाइन किया गया है उसको, ठीक है? दैट इट इज अनेबल टू PDC मिस स्टेटमेंट, यानी सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूँ मैं, इंटरनल कंट्रोल को ऐसे डिजाइन किया है कि PDC करने में अनेबल है, या फिर हो है ही नहीं, PDC करने में अनेबल है टाइमली बेसिस पे, और इंटरनल कंट्रोल इज कंट्रोल मिसिंग, ठीक है? इवेल्यूशन असेसमेंट ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स इन्वॉल्व अप्लाइंग वही प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करते हैं अपन देखने के लिए। ईच फाइंडिंग शुड बी लुक्ड एट इंडिविजुअल, हाँ ये काम की बात, ईच फाइंडिंग शुड बी लुक्ड एट इंडिविजुअली एंड इन द एग्रीगेट बाय कंबाइनिंग विद द अदर फाइंडिंग और डेफिशिएंसीज। क्या कोई फाइंडिंग, क्या कोई चीज़ हमें मिली है वो अकेली ही सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है क्या? अगर अकेली नहीं है तो क्या मिलकर है क्या, वो कॉम्बिनेशन में है क्या? तो इंडिविजुअली कॉम्बिनेशन में, दोनों में असेस करते हैं, इंडिविजुअल असेस भी करते हैं, कॉम्बिनेशन में भी करते हैं, ठीक है? क्या वीकनेस, मटेरियल वीकनेस है क्या, इंडिविजुअली या फिर इन कॉम्बिनेशन विद अदर। चलो आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हमारे